श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। सूरज वाघ इनका सवाल है कि जब कभी हम किसी शक्तिशाली संगठन के खिलाफ बात करते हैं तो हमें डर भी लगता है, तो ये डर को कैसे भगाए? देखिए मित्रों, ये डर नाम की जो चीज होती है ये तो सच भी होती है और काल्पनिक भी होती है, लेकिन हमारे जीवन में तो होती है। तो सबसे पहले ये डर किस बात का है, इसका विश्लेषण हमने करना चाहिए। कुछ लोग अपने प्रतिष्ठा को बहुत डरते हैं। भाई मैं अप्रतिष्ठित हुआ तो क्या होगा। कुछ लोग अपने अनसक्सेस को बहुत डरते हैं। कुछ लोग अपना चरित्र हनन को बहुत डरते हैं और कुछ लोग मृत्यु को डरते हैं। इन सब डर का विश्लेषण हमने करना चाहिए। यानी केवल मृत्यु का डर नहीं होता है। मृत्यु का डर ये सबसे अहम डर है, ये बात ठीक है, लेकिन आम इंसान फिर बाकी तो कुत्ते का डर वगैरह वगैरह छोड़ देंगे उसको। उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज में अपलोड किया है, सभी चीजें वो आप सुन सकते हो। सबसे पहले अपने विश्लेषण का डर का विश्लेषण कीजिए। अब मृत्यु से शुरुआत करने के मुझे अप्रतिष्ठित किया जाएगा, इसका भी डर हमें होता है। ये बदनामी क्या होती है भाई? जो लोग लोगों के बोलने को महत्व देते हैं उनको इसका डर होना चाहिए। हमने क्यों महत्व देना? बचपन से हम सीखते आए हैं, देखते आए हैं कि लोग मुंह में आए वो बोलते हैं, कोई सोच समझकर हमेशा बोलते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी सोशल फील्ड में तब तक काम नहीं कर सकता है तब तक ये डर अपने मन से सही मायने में निकाल नहीं देता है। कोई भी सोशल वर्क प्रतिष्ठा के लिए किया नहीं जा सकता, वो सोशल वर्क होता ही नहीं है। क्योंकि सोशल वर्क में हमेशा आप बदलाव लाने की कोशिश करते हो। लोगों की जो आज की मान्यता है उसमें बदलाव लाने की जब आप कोशिश करोगे तो लोग हर हथकंडे अपनाएंगे, जाने अनजाने में अपनाएंगे। जिनके स्वार्थ बाधित होते हैं, जिनके स्वार्थों को नुकसान पहुंचता है, वो डेलिबरेटली प्रयास करेंगे, आपको बदनाम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये बदनामी का डर, प्रतिष्ठा का डर हमारे मन से हमको निकालना होगा। अपने आप को समझाना होगा कि लोग कुछ भी बोले, मैं तो जानता हूं ना सच्चाई क्या है, उतना मेरे लिए काफी है। लोग क्या बोलते हैं उसको मैं महत्व नहीं दूंगा। दूसरा डर क्या होता है फिर? बदनामी हो गया, प्रतिष्ठा का डर हो गया, चरित्र हनन का डर हो गया, उसमें आ गया सब। मैं बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं ये बात। इन किसी चीज को डरना नहीं चाहिए। मेरा माइंड क्लियर है, मेरा मन जानता है, मैं अपने आप को जानता हूं, मेरा अपने आप पर विश्वास है। लोगों को जो बोलना है बोलने दो। अब मैंने दोनों तरीके अपने जीवन में, दोनों प्रकार अपने जीवन में अनुभव किए। पहले जब मैं अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम शुरू करना था, उसके पहले मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, मेरे लेखन की तारीफ मिलती थी। लेखक कर मैं बहुत लोकप्रिय था, युवकों में तो बहुत लोकप्रिय था। किसी गांव में गया तो केवल मेरे को देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, बाद में सुनते थे। इतनी लोकप्रियता लेखन के द्वारा मुझे मिली। वक्ता कर लोकप्रियता मिली। हमेशा तारीफ सुनने को मिलती थी, यानी 98% तारीफ और एक हाथ दूसरा कुछ तो भी थोड़ा सा जलने वाला इंसान कुछ कहता था। मैंने अंधविश्वास के काम की बात की और रोज गाली करना शुरू किया। अब 7-8 साल में लगातार तारीफ सहन कर रहा हूं या फिर स्वीकार रहा हूं, और अभी रोज इतनी गालियां, पर गालियां केवल शब्दों में नहीं, लिखित रूप में गालियां, लेटर्स आ रहे हैं उसमें गाली। मानव बोलने के बजाय सब दानव ही बोल रहे हैं।
ये भी सालों सालों तक मैं सहन करते आया। उसके पहले ही मैंने सीख लिया था कि इन चीजों का अपने ऊपर परिणाम नहीं होना चाहिए, ना ही तारीफ का होना चाहिए। हाँ, तारीफ का मतलब समझ लेना चाहिए, इफेक्टिवली लोगों तक पहुंचिए, इसलिए वो तारीफ कर रहे हैं। और ज्यादा बेहतर कैसा इफेक्टिव हो इसके बारे में सोचिए, वो तारीफ में बह न जाइए। उसी ढंग से आप पर लोग टिका कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, उसका परिणाम ना होने दें। सिंपल सी बात है, हम तो बस सीखते हैं ना, कुत्ता भौंकते रहता है। भौंकने वाले कुत्ते की तरफ अगर हमेशा ध्यान देंगे तो जीना ही दुभर हो जाएगा। इस ढंग से, अच्छे ढंग से अपने आप को समझाया जा सकता है। फिर आपका कोई चरित्र हनन करता हो, चाहे आपके बारे में कुछ भी बोलता हो, आपकी बदनामी करता हो, आपको गालियां देता हो, आप पर कोई असर नहीं होगा। इस ढंग से अपने आप को ढालिए। ये अपने आप को बार बार समझाना भी आवश्यक है, खुद का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई तथ्य है नहीं है, यह भी समझना आवश्यक है। अगर तथ्य नहीं है तो उसका कोई परिणाम नहीं होने दूंगा। अगर तथ्य है और मुझे लगता है मैं गलती कर रहा हूं तो उसमें सुधार करूंगा, और सुधार करने के लिए हमेशा गुंजाइश तो है ही। इस ढंग से सोचकर ये पहली जो 3 चीजें हैं, बदनामी है, आपका चरित्र हनन है, आपको गाली गलौज लोग करते हैं, उसका कोई परिणाम हम पर नहीं होने देंगे। ये डर पहले दिमाग से निकाल डालो। अब दूसरा डर रहा मारपीट का डर। कोई तो भी आकर मुझे मारेगा, कोई तो भी आकर मेरी जान ले लेगा। अब यह डर तो बड़ा होता है, और इस डर को काबू करना इतना आसान भी नहीं होता है, यह मैं मानता हूं। मेरे लिए यह संभव हुआ क्योंकि मैंने जब यह काम शुरू किया तब मुझे मालूम था। 1982 में दिसंबर में मैंने निर्णय लिया कि मैं भी फुल टाइम यह काम करूंगा, अंधविश्वास के खिलाफ मूवमेंट खड़ी करूंगा। मेरे दिमाग में क्लियर। लेकिन तब मैं अंदर से जानता था कि यह बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। धर्म में ही, जहां से मैंने नागपुर से काम शुरू किया, तब 200 चमत्कार करने वाले बाबा थे और उनके पीछे हजारों लोग खड़े थे। मैं जानता था कि इनके खिलाफ मैंने बोलना शुरू किया तो कब क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए मेरी पूरी तैयारी थी। मैं कभी 2 साल के ऊपर सोचता ही नहीं था, और इसीलिए मेरे जीवन के कुछ निर्णय, आर्थिक क्षेत्र के निर्णय काफी ग्रहण भी हुए। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि मैं 2 साल के ऊपर जी पाऊंगा। अरे भाई, पीछे कोई नहीं है। जो भी मित्र है मोमेंट के, उनके भी विचार कुछ अलग है, क्योंकि उनका आग्रह होता है कि भगवान, और जब तक आप धर्म के खिलाफ नहीं बोलोगे तब तक कोई मतलब नहीं है। मैं अलग ढंग से मूवमेंट चला रहा हूं। जो भी बच्चे प्रभावित होकर मेरे में जुड़ रहे हैं सब कॉलेज गोइंग लड़के हैं, लड़कियां हैं। जब भी कोई ऐसी चीज होगी भाग जाएंगे, ना उनको अनुभव है, ना अभी तक वो उतने निर्भय बन चुके हैं। ये मैं सब जानता था, अकेले मूवमेंट चलाता था, और बाबाओं के बहुत सशक्त, शक्तिशाली गुंडों की फौज होने वाले बाबाओं के गुफाओं में घुसकर उनकी दाढ़ियां नोचता था, क्योंकि मुझे मन में सही में मैंने डर पर विजय पा ली थी, मृत्यु के डर पर विजय पा ली थी। यानी मैं आपको एक अनुभव बताऊंगा, शायद उसमें से आपको हिम्मत मिले। इंदौर में व्याख्यान थे। नई दुनिया के तब के संपादक राहुल जी बारपुते और अरुण जी डीके एक नाट्य मोमेंट चलाते थे, ड्रामा मोमेंट चलाते थे। उनका एक संगठन था, आपस में जुड़े हुए लोग थे। आनंद वन में बाबा आमटे के यहां सब लोग ये आते थे, इसलिए मेरे भी मित्र बने। उन्होंने आग्रह से इंदौर में बुलाया, व्याख्यान रखे। अब पहली बार इस ढंग की बात हो रही है, बहुत वोलेटाइल वातावरण है, और वहां इंदौर से केवल 9 किलोमीटर दूरी पर एक नैनोत का बाबा था। हालांकि वो देवी अपने आप को कहलाता था, उसके शरीर में देवी आती है, और चमत्कार करता था। बहुत बड़ा बाबा था। कुछ ही दिन पहले गृह मंत्री देश के शंकरराव जी चौहान उनके चरणों पर माथा टेक कर आए थे, तो पूरा का पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उनके चरणों पर माथा टेकने गया था। आईपीएस अधिकारी सब गए थे। अभी अभी कुछ ही महीने पहले ये बात हुई थी। मुझे रोज सवाल आते थे,
और आखिरी में मुझे वो नैनोद के बाबा को देखने का और हो सके तो उसको एक्सपोज करने का जिम्मा लेना ही पड़ा। 50 लड़के लड़कियों की फौज लेकर मैं गया। राहुल जी बारपुत ने उनके नई दुनिया के 2 पत्रकार भेजे थे साथ में। बाकी सब लड़के लड़कियां जो थे उनकी ग्रुप एज क्या थी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल, और 13-14 साल के लड़के लड़कियों से लेकर सब लोग थे। 50 लड़कियों की फौज में ले जा रहा हूं, उसमें एक प्राध्यापक था बीएड का, सरदार जी, बाकी सब इसी एज ग्रुप के थे। जैसे ही वहां का वातावरण, विस्तार से मैं अभी किस्सा वो नहीं बता रहा हूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। मेरे बीएड के प्राध्यापक ने इस ढंग से बात एक डॉक्टर के साथ में की कि वातावरण एकदम से बदल गया। उनके ध्यान में आया कि ये लोग एक्सपोज करने के लिए आए, बाबा की बदनामी कर रहे हैं, और बाबा के लठधारी गुंडे आ गए मारने के लिए। और मैंने हमेशा का तरीका उपयोग में लाया। जहां पर हम चाय पी रहे थे वहीं पर एक कुर्सी पर मैं खड़ा हो गया और सीधा भाषण देना शुरू किया। और बाबा जो चमत्कार करता है मेरे सामने उसने किए थे वही चमत्कार, उसने जो मुझे चमत्कार से एक मूर्ति दी थी शंकर भगवान की, उसी चमत्कार से शुरुआत कर उसके 3-4 चमत्कार लोगों को कर बताया। लोग एकदम से प्रभावित हो गए। वो जो गुंडे आए थे लठ लेकर वो भी ठिठक गए। और जिन रिक्शे वालों के साथ में मैं आया था, वो रिक्शे वाला यूनियन लीडर था उनका, वो मुझे मूर्ख समझ रहा था कि इतना बड़ा प्रोफेसर है लेकिन बाबा पर इतनी श्रद्धा रखता है, और वो मुझे हिंट दे रहा था कि ये बाबा किस ढंग से, कैसे क्या आप जैसे लोग आते हैं वगैरह, ऐसा बोल रहा था। और वो सभी बदमाशियां जानता। हमारे पत्रकार मित्र जैसे ही वातावरण ये हो गया, वोलेटाइल हो गया, भाग गए थे। सीधा राहुल जी बारपुते को रिपोर्ट हो गई। उन्होंने तुरंत फोन वोन घुमाए, पुलिस की गाड़ी निकली, तब तक हम इंदौर में पहुंच चुके थे। राहुल जी बारपुते से मुलाकात होते ही उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया। अब उम्र से मुझ में काफी बड़े थे। ये सब तुमने किया। मैंने फिर पूरा वर्णन उनको, मैंने नहीं सुनाया, वो अरुण जी डीके जी की लड़की थी, उसने पूरा का पूरा वर्णन सुनाया। पत्रकार भाग गए, फिर भी हम डटे रहे, ये भी उसने कहा। 16 साल की लड़की थी, मैंने भी कुछ उसको भी जोड़ दिया। वो सब सुनने के बाद में और ज्यादा वो गर्म हो गए। बोले मानव तेरे दिमाग में ऐसा है क्या, तुझे शहीद होना है क्या? नहीं बोल, अभी शहीद हो जा, हम तेरा पुतला पुतला बनाते, फोटो वोटो चढ़ाते, हार चढ़ाते, तेरे फोटो को घर घर में रख लेते। बोले आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? बोले ऐसे मूर्खतापूर्ण कदम कैसे उठाता है तू मरना चाहता है क्या? शायद उन्होंने मेरी नस पकड़ ली थी। केवल उन्होंने बोला नहीं, बाद में किस ढंग से काम किया जाए इसके बारे में चर्चा हुई वगैरह वगैरह वगैरह। और उसके बाद में थोड़ा मैं शांत हुआ। एकदम से इतने ड्रास्टिक कदम उठाते वक्त सोचने लग गया कि भाई अकेले की जिम्मेदारी नहीं, मूवमेंट लंबी चलनी चाहिए। तो शायद मैं मरना चाहता था, ये मेरा एटीट्यूड था, ये बात तो सही है, इसलिए शायद मैं बिल्कुल मरने को डरता नहीं था ये मोमेंट शुरू करते समय। लेकिन धीरे धीरे ये जिम्मेदारी आ गई कि ये मोमेंट में अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो मेरा तो जो होगा वो होगा, उसमें कोई फर्क नहीं करेगा। लेकिन इससे मोमेंट ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, आगे नहीं चलेगी। जब तक मेरे कार्यकर्ता सशक्त नहीं बनते हैं तब तक मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिसके कारण इस ढंग की कोई घटना हो। और उसके बाद में थोड़ा साइकोलॉजिकली ज्यादा अच्छे ढंग से सोचकर मैं निर्णय करने लग गया, और इतने लंबे सालों तक ये मूवमेंट चलती रही। सबसे बड़ा डर होता है इंसान के जिंदगी में मरने का। अब मरने को क्यों डरना भाई? मैं हमेशा सिखाता हूं, मैं उल्टी शुरुआत करता हूं। मरना यानी क्या है? आपका मशीन बंद होना है। एक बार आपके शरीर का मशीन बंद हो गया तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप मर गए हो। आपको पता नहीं चलता आप मरे हो, तो आपको दुख होने का कोई कारण ही नहीं। आप दुख के परे हो। आपको पता नहीं चलता कि आप मरे हो। आपको यह भी पता नहीं चलता कि आप मरे हो इसलिए कुछ लोगों को आनंद हुआ है, इसलिए आपको दुख हुआ, यह भी पता नहीं चलता, इसलिए दुख होने का कारण नहीं है।
आप मरे हो इसलिए कुछ लोगों को बहुत दुख होता है, वो रोना शुरू करते हैं, इसका भी आपको पता नहीं चलता, इसलिए भी आपको दुख होना संभव नहीं है। मरना यानी रुक जाना है और कुछ नहीं है। और ये हमारा रुक जाना पहले से, कब रुक जाना ये तय नहीं है, लेकिन रुक जाना तो तय है। जो जन्म पाता है वो मृत्यु पाता है, कोई भी अमर होकर नहीं आता है, चाहे कितने भी लाख कोशिश कर ले। तो मेरी मृत्यु तो कभी ना कभी होने वाली है। अब मैं लगातार ड्राइविंग करता हूं, हजारों मीलों की ड्राइविंग करता हूं, हजारों किलोमीटर की ड्राइविंग करता हूं, ड्राइविंग में एक्सीडेंट हो सकता है। पहले भी मेरे जीवन में एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। जब मेरा कोई गुनाह नहीं था, मैं केवल एक छोटी स्कूटी चला रहा था, तब एक्सीडेंट हुआ और 4 महीने मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ा, कुछ कर नहीं पाया, एंकल टूट गया पूरी तरह से। तो एक्सीडेंट तो हो गए, चाहे मैं स्टेज पर मेरे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे नॉर्मल जीवन में मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूं तब एक्सीडेंट हो जाए। तो मेरे जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए मैं क्या रास्ता क्रॉस करना छोड़ देता हूं? हमारे यहां एक्सीडेंट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा है, व्हीकल के साथ में होने वाले एक्सीडेंट्स का, इसलिए मैं व्हीकल चलाना छोड़ देता हूं। फिर तो मुझे इधर से उधर जाना छोड़ देना पड़ेगा, एक ही जगह रुकना पड़ेगा। क्या होगा होकर? कोई आएगा मारेगा, मारेगा तो देखेंगे। क्या होगा? कोई आएगा तो मार डालेगा, मार डालेगा तो मार डालेगा। पहले जो दिमाग में मेरे डर रहता था कि मैं अगर खत्म हो गया तो मेरी मोमेंट खत्म हो जाएगी, वो डर भी अब बचा नहीं है। एक तो बड़े ताकतवर कार्यकर्ता तैयार हुए, जो वैचारिक दृष्टि से भी समृद्ध है, वक्ता कर भी समृद्ध है, मोमेंट आगे ले जाने की उनमें क्षमता है। इसलिए भाई मेरा मृत्यु हो गया तो मैं तो मरने वाला नहीं, मेरी मोमेंट तो मरने वाली नहीं। क्या होगा? मेरा केवल रुक जाएंगे। मरना यानी क्या है? केवल मशीन रुकना है और कुछ नहीं है। ना ही हमारी आत्मा कभी स्वर्ग में जाती है, ना ही हमारी आत्मा कभी मृत्युलोक में जाती है, या फिर पाताल में जाती है, या फिर नरक में जाती है। वैसे भी मैं तो बहुत धार्मिक स्थलों पर गया हूं, फिर भी मुझे स्वर्ग नहीं मिलने वाला और ना ही नरक मिलने वाला है, आत्मा ही नहीं होती है। तो ये मृत्यु को हमने क्यों डरना है? इस शुरुआत के दिनों में मैंने अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से समझाया। इसलिए मृत्यु का डर, मृत्यु का भय पहले से मैं निकाल पाया, और इसीलिए इतनी वोलेटाइल, इतनी लड़ने वाली मूवमेंट मैं शुरू कर पाया, चला पाया। जिंदगी में एक भी क्षण कभी मैं डरा नहीं। एक डर था मेरे मन में कि कोई स्त्रियां आकर अगर स्टेज पर मारे तो क्या होगा, वो भी डर मैंने बाद में निकाल दिया। क्योंकि ऐसे कुछ प्रसंग, क्योंकि लोग प्लानिंग करते वक्त वैसे करने लग गए, ऐसे कुछ प्रसंग हुए। मारेगी मारेगी देखा जाएगा। क्या स्त्रियों ने, माँ ने नहीं मारा क्या? माँ ने तो बचपन में काफी कूटा है, कहा अपमानित महसूस किया, तो मारेगी स्त्रियां तो मारेगी। पुरुष मारेंगे इसका डर नहीं लगता, तो स्त्रियां मारेगी इसका क्यों डर लगना चाहिए? मैंने तो कोई गलती ऐसी की नहीं कि जिसके कारण स्त्रियां मारे। वो तो सोच समझ कर मैं ये काम करता हूं इसलिए मारने के लिए आएगी, वो भी डर मैंने मन से निकाल दिया। तो क्यों डरे भाई? डरने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मेरी मृत्यु निश्चित है, कभी ना कभी होने वाली है। काम करते करते होती है तो अच्छी बात है। यानी मैं बिस्तर पर लेटा हूं, उठ नहीं पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी जी रहा हूं, ऐसा तो जीना मैं जीने वाला नहीं हूं। मैं तो इच्छा मरण वाला व्यक्ति हूं। पहले से मन में तय है कि जब मैं कुछ करने के योग्य नहीं बचूंगा, तब इस समाज पर, इस सोसाइटी पर बोझ भी नहीं रहूंगा। यानी जब तक मैं एक्टिव हूं, कुछ करने के योग्य हूं, तब तक मैं जीना चाहता हूं, और वो भी कुछ उद्देश्य लेकर जीना चाहता हूं। केवल जीने के लिए तो जीना नहीं है मुझे। ये अगर एक बार हमारे दिमाग में क्लियर होता है, तो जीने के बारे में भी हम क्लियर होते हैं और मृत्यु के बारे में भी हम क्लियर होते हैं। क्यों डरे? नहीं, मेरे मृत्यु के बाद में मैं अपने आप के मृत्यु के लिए नहीं डरता हूं, लेकिन मेरे बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा,
मेरे बाद फिर मेरे माता पिता का क्या होगा, ये भी डर लोगों के दिमाग में होते हैं। भाई आपका एक्सीडेंट हो गया, आप मर गए, तो उनके बाद उनका क्या होगा, उसके बारे में आप कुछ कर पाओगे? अगर करना चाहते हो तो अभी से कुछ, अगर पॉसिबल है तो उस ढंग से सोचकर कुछ तैयारी कर जाइए। अगर नहीं करना चाहते तो उसके बारे में मत सोचिए। ये अपने आप को हमें समझाना पड़ेगा, अपने आप को बोलना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, बार बार कहकर अपने आप को उस ढंग की आदत डालनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग करना। और इसके साथ में आप सम्मोहन उपचार को भी जोड़ सकते हो। मेरे संगठन में अगर कोई सबसे बड़ी खासियत बात होगी तो कोई डरपोक लोग मेरे संगठन में कभी बचे ही नहीं। हर कार्यकर्ता ने विजय प्राप्त की है। मेरे जीवन में मेरे साथ में जब कार्यकर्ता थे, ऐसे कई प्रसंग आए कि जिनमें हम आज बचेंगे नहीं बचेंगे ऐसी अवस्था थी, लेकिन आज तक मेरा एक भी कार्यकर्ता भाग कर नहीं गया। इतने निडर कार्यकर्ता मैंने अपने जीवन में पाए हैं। हां, हमारे गेस्ट भाग गए, बड़े बड़े नाम वाले लोग भाग गए, लेकिन मेरा एक भी कार्यकर्ता कभी भागा नहीं। और इसीलिए पूरे 37 साल के मूवमेंट में मेरे एक भी कार्यकर्ता ने, अपवाद है मैंने जिनका नाम लेकर बोला है, फिर से वो नाम दोहराना नहीं चाहता हूं, वो भी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर जी के सलाह पर उन्होंने गलत जगह जाकर गलत चीज की, इसलिए उन्होंने मार खाई थी, मोकाशी। वे एक प्रसंग छोड़ दे तो आज तक मेरे एक भी कार्यकर्ता ने, इतने बड़े पैमाने पर हम मूवमेंट चलाते आए हैं, कई हजार व्याख्यान, 10,000 तो मैंने ही दिए, बाकी मेरे कार्यकर्ताओं ने कई उससे भी ज्यादा व्याख्यान दिए हैं, कई एक्सपोजर्स किए, हजारों एक्सपोजर्स किए, मुझसे भी ज्यादा एक्सपोजर्स किए हैं, लेकिन एक भी कार्यकर्ता ने कभी मार नहीं खाई। और लाइफ तो हमेशा डेंजर में होता है। यह निर्भयता शायद मेरे साथ में रहने के कारण, मैं निडर हूं तो मेरे कार्यकर्ता भी निडर बनते गए। लेकिन सोच समझकर कदम उठाना, शहीद होकर अपने पुतले नहीं बनाना है। यह भान मुझे राहुल जी बारबूते ने दिया था, वो मैंने आगे के जीवन में बहुत अच्छे ढंग से अमल में भी लाया। लेकिन डर नाम की कोई चीज नहीं, यह हर इंसान के लिए संभव है। महात्मा गांधी सबसे बड़े क्यों हैं इस दुनिया में? उनको मैन ऑफ द सेंचुरी क्यों माना जाता है? भारत जैसे डरपोक देश में उन्होंने इतने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा किया, निडर होकर खड़ा किया, इंसानों को निडर बनाया उन्होंने। जिन अंग्रेज लोगों ने पूरे दुनिया पर अपना राज स्थापित किया, जिनके राज में सूरज नहीं डूबता था, शस्त्र के आधार पर और डिसिप्लिन के आधार पर, उन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ नियत लोगों को खड़ा किया, गरीब इंसानों को खड़ा किया, आम लोगों को खड़ा किया, स्त्रियों को खड़ा किया, उनको निडर बनाया। एक बार इंसान मृत्यु को डरना छोड़ दे, और मैंने जो बाकी चीजें कही, प्रतिष्ठा, अमुक तमुक को डरना छोड़ दे, तो इतना निडर बनता है कि सामने के लोग उसको डरना शुरू कर देते हैं। तो ये निडर बनने का सामर्थ्य हम हर एक में है, इसको केवल जगाने की आवश्यकता है। मेरे जैसा एक डरपोक जो हर चीज को डरता था, पिताजी को डरता था, लड़कियों को डरता था, भूतों को डरता था, मंत्र तंत्र को डरता था, घर के बाहर पड़ने की हिम्मत नहीं होती थी, चप्पल पहने बगैर रास्ते में चलने की हिम्मत नहीं होती थी। इतना डरपोक व्यक्ति अगर निडर बन सकता है तो आप तो डेफिनेटली निडर बन सकते हो। इस भय को दूर कीजिए। पहले अपने आप से बोलिए, मूल्यांकन कीजिए, जो भी कारण है डर के उनको हटा दीजिए। आवश्यकता गिरे तो उपचार की, यानी सम्मोहन उपचार, सेल्फ थेरेपी की मदद लीजिए और निडर बन जाइए। हर व्यक्ति में निडर बनने का सामर्थ्य होता है।
वो केवल जगाने की आवश्यकता है। हिटलर काफी इमोशनल पैशनेट भाषण देता था, कई बार रो भी देता था। क्या उसे टेक्निकली अच्छा वक्ता कहा जा सकता है? कौशिक व्यास। कौशिक व्यास इनका सवाल है कि हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था ऐसा कहा जाता है, वो बहुत पैशनेट भाषण देता था और कई बार रोता भी था, तो क्या वो अच्छा वक्ता था? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हिटलर बहुत अच्छा वक्ता तो था। उसने जो डिक्टेटरशिप प्राप्त की उसमें उसके भाषण देने की कला का बड़ा हिस्सा रहा है। अब ये भाषण कला का गलत उपयोग है ऐसा मैं मानता हूं, बात अलग अलग बात है, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्ता था। शायद उस जमाने में साइकोलॉजी इतनी प्रगत नहीं थी, लेकिन उसने बहुत अच्छे ढंग से साइकोलॉजी का उपयोग कर लिया था। उसके पूरे एक्टिविटीज में इंसान का दिमाग और माइंड, माइंड यानी मन जिसको हम कहते हैं, दिमाग और माइंड कैसे कब्जे में ले, इसके कई टूल, साइकोलॉजिकल टूल्स अमल में लाए थे। उसमें भाषण कला का भी टूल उसने साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे ढंग से उपयोग में लाया था। अब मैं ये नियम बाद में आपको सिखाने वाला था। इंसान बहुत सजेस्टिबल है, मैं केवल एक नियम का उल्लेख करने वाला हूं जो हिटलर से जुड़ा हुआ है। इंसान बहुत सजेस्टिबल होता है और इमोशनल भी होता है। कब सजेशन बहुत इफेक्टिव होते हैं, कोई भी सूचना जो दी जाती है, कोई वाक्य आपको कहा जाता है, वो सबसे ज्यादा कब इफेक्टिव होता है, इसके कुछ नियम हैं। उसमें का एक नियम है जिसको कहते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट। द लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट, इफेक्ट नहीं, अफेक्ट। अफेक्ट यानी भावना, भावनात्मक परिणाम। ये लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट क्या है? जब भी आप किसी व्यक्ति की भावना इवोक करते हो, उसको भावनात्मक बनाते हो, भावनात्मक अवस्था में उसको जो आप कहते हो वो बहुत इफेक्टिवली वो अमल में लाता है। ये है ये नियम जिसको कहते हैं द लॉ ऑफ डोमिनेंट अफेक्ट। हिटलर ने, मैंने कहा कि शायद तब साइकोलॉजी इतनी विकसित नहीं हुई थी, लेकिन उसने जाने अनजाने में या फिर जानबूझकर कोई साइकोलॉजिस्ट को पढ़कर, यह पता नहीं हमें, लेकिन इस नियम का बहुत ही इफेक्टिवली उपयोग किया था। भावनाएं इवोक करना, किसी को भावनात्मक बनाना, भावनाशील बनाना, तो कौन सी भावनाएं ज्यादा इफेक्टिव होती है? प्यार की भावना, देश प्रेम की भावना, यह भी भावना है। त्याग की भावना, यह भी भावना है। लेकिन यह भावनाएं उतनी इफेक्टिव नहीं होती है जितनी सबसे ज्यादा इफेक्टिव भावना होती है डर की, द्वेष की, जिनको हम नेगेटिव इमोशंस कहते हैं, वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। जल्दी से इंसान उन भावनाओं को स्वीकारता है। तो हिटलर ने क्या किया? सबसे पहला काम किया कि अपने आप को हम आर्यन है, हम सुपेरियर है,
हम में सही माने में राज करने की क्षमता है और हम पूरे मानव जाति पर श्रेष्ठ होने के कारण राज करने के योग्य है। हमारे शत्रु कौन है? शत्रु नंबर 1 ज्यूज हैं। अब ज्यू धर्म के जो लोग थे वो ज्यादातर व्यापारी बने, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म नहीं स्वीकारा या फिर आगे चलकर मुस्लिम धर्म नहीं स्वीकारा। यीशु ख्रिस्त ज्यू था, लेकिन उसी ने क्रिश्चियन धर्म शुरू किया। ये ज्यूज पूरे दुनिया में फैल गए और उनके ऊपर काफी अत्याचार हजारों सालों से होते आए। क्रिश्चियनिटी को मजबूत बनाने के लिए ज्यूज को खत्म करना, उसके पीछे काफी हिस्ट्री है, कभी मैं विस्तार से लूंगा, उसके बारे में बोलूंगा। 18वीं शताब्दी में बहुत बड़े पैमाने पर ज्यूज को मारा गया। 19वीं शताब्दी में उससे ज्यादा मारे गए, जगह जगह मारे गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी बड़े पैमाने पर ज्यूज को मारा गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर में खुद हिटलर लड़ा था, सिपाही कर कोई बहुत अच्छी पोस्ट पर नहीं था। और फिर लोकतंत्र के माध्यम से उसने सत्ता अपने हाथ में ली और डिक्टेटर बन बैठा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी जीत नहीं पाई थी, उसको उसने मुद्दा बनाया कि हमारे देश का अपमान हुआ, हालांकि वो खुद जर्मन नहीं था। इसके बावजूद हमारे देश का अपमान हुआ। ये देश के अपमान को हमको बदला लेना है, हमको विजय प्राप्त करनी है। हम तो उसी के लिए पैदा हुए, वी आर आर्यंस। और ये जूस हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये व्यापार के जरिए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये जूस के बारे में द्वेष फैलाकर लोगों की भावनाएं उसने इवोक की, उसके साथ में देश प्रेम की भावना, आर्य श्रेष्ठत्व की भावना भी जोड़ दी और दिन रात पूरे के पूरे अपने राज में उसने डर का माहौल पैदा किया। इस डर और द्वेष के माहौल में उसने दिए हुए सजेशन लोग एक्सेप्ट करते थे। उसने कहा इन लोगों को मार डालो, लोग मार डालते थे। उसने इतना भय का और संशय का वातावरण निर्माण किया कि पति को पत्नी के खिलाफ खड़ा कर दिया, पत्नी को पति के खिलाफ खड़ा कर दिया। जो भी उसके राज के खिलाफ होगा वो देश के खिलाफ है। अगर आप सच्चे देश प्रेमी हैं तो जो भी जूस को साथ देता होगा वो भी देशद्रोही है। जैसे हमारे देश में आज है कि जो भी मुस्लिम के बारे में एक इंसान के तरीके से बोलता होगा वो भी देशद्रोही है। ये जो वातावरण हमारे समाज में आज क्रिएट किया गया है नए सरकार के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा, कि आप मुस्लिम के बारे में अगर सहानुभूति से बात करो, एक इंसान कर बात करो, तो भी आप देशद्रोही हो। उसी ढंग का वातावरण, उससे भी ज्यादा तीव्र वातावरण हिटलर ने तैयार किया। और इन सब का ये सब वातावरण तैयार करने के लिए उसके भाषण ज्यू द्वेष से ओतप्रोत भरे हुए, आर्य श्रेष्ठत्व से ओतप्रोत भरे हुए लॉ ऑफ डोमिनेंट के उत्तम नमूने हैं। वो लोगों की भावनाएं इवोक करता था, अपने सैनिकों की भावनाएं इवोक करता था, अपने गेस्टापो की भावनाएं इवोक करता था और उनको मारने के लिए भेजता था। अब उसके सैन्य में कुछ स्त्रियां थी, वो अपने पति के खिलाफ खड़ी हो जाती थी, उनको पकड़कर जेल में ठूसती थी। कई पति लोग, अभी जर्मन जैसे देश में कई जर्मन लोग जो अपने आप को आर्य कहते हैं, उनकी बीवियां जूस थी। कई जर्मन स्त्रियों के पति जूस थे, नजदीक के रिश्तेदार जूस थे।
अपने ही घर के लोगों ने अपने ही घर के लोगों को बलि चढ़ाया, ऐसा वातावरण तैयार किया। हिटलर बहुत अच्छे वक्ता थे, उन्होंने इसका उपयोग इंसान मारने के लिए बड़े पैमाने पर किया, और काफी लोग करते हैं, हमारे भारत में भी करते हैं। ये गौकशी क्या है? ये भड़काऊ भाषण क्या होते हैं? ये सब हिटलर के अनुकरण करने वाले लोग हैं। इस नियम को मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूं, मेरा इस विषय का बहुत अच्छा अभ्यास है। इसके परिणाम कैसे प्राप्त हो सकते हैं, कैसे करने चाहिए, इसके बारे में मैं केवल जानकारी नहीं रखता हूं, प्रैक्टिकली उनका बहुत अच्छा उपयोग भी कर सकता हूं। लेकिन ये बात मैंने मेरे कभी मूवमेंट में नहीं आने दी। बाबाओं के शोषण से, इन लोगों के शोषण से समाज को बचाना है, लेकिन इनका कभी द्वेष नहीं करना है। ये कभी मेरे संगठन में मैंने तैयार नहीं होने दिया। आज तक हमने इतने बाबा एक्सपोज किए, बाबा को या फिर उस ढंग के किसी व्यक्ति को, चाहे वो ज्योतिषी हो, चाहे वो कोई, इस करने के बाद में हमने कभी उसको मार नहीं पड़ने दी, उसको बचाया है। अब उनके भक्तों को जिन्होंने उस बाबा ने ठगा है, वो इतने चिढ़ जाते हैं कि मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन हम रोकते हैं, मारने नहीं देते। हम कहते हैं कि आप भी जिम्मेदार हो, आप भी ठगे गए हो, ठगाने वाला जितना जिम्मेदार है। ये बैलेंस मैंने अपने मुंह में रखा। किसी के प्रति अच्छे ढंग से मैं जानता हूं, शास्त्र भी जानता हूं, लेकिन किसी के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी धर्म के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी बाबा के प्रति, किसी ज्योतिषी के प्रति, किसी तांत्रिक मांत्रिक के प्रति मेरी मूवमेंट के जरिए द्वेष पैदा ना हो, लॉ ऑफ डोमिनेंट का उपयोग ना हो, इसकी केयर मैंने हमेशा ली है। शायद मैं गांधीयन विचारों से इधर आया हूं, इसका वो परिणाम होगा, या फिर मैं अंदर से अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, इसका वो परिणाम होगा। लेकिन यह शास्त्र का मैंने कभी उपयोग नहीं किया। हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था, लेकिन हिटलर ने अपने वक्तृत्व का उपयोग लोगों को मारने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, उनको इमोशनल बनाकर गलत सजेशन स्वीकारने के लिए, प्रवृत्त करने के लिए किया। यह भाषण कला का मिसयूज है। आज भी कई लोग इसका मिसयूज करते हैं। कभी उनके भी भाषण का मूल्यांकन कर ये बातें मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा। मुझे लगता है इस सवाल के जवाब में इतना काफी है। हमें अगर भाषण देने में इंटरेस्ट हो तो आपकी संस्था की तरफ से हमें वैसी संधि मिल सकती है क्या? वैसा चांस मिल सकता है? समा एस नावाचा चैनल, समा एस नाम के चैनल से एक सवाल आया कि हम अगर भाषण देना चाहते हैं, भाषण देने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपकी संस्था की ओर से हमें मदद मिल सकती है क्या? डेफिनेटली मदद मिल सकती है। आप संस्था के काम में जुड़ जाइए, हर जगह प्रोग्राम चलते रहते हैं, लोग बुलाते रहते हैं, कार्यकर्ता भी आयोजन करते रहते हैं, अच्छे अच्छे वक्ता है, और सबसे बढ़िया तरीका हम अमल में लाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, संगठन के पास में ना ही सरकार की कोई मदद है, वैसे भी हमने आज तक कभी ली नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में ज्यादा व्याख्यान आयोजित करने का प्रयास करते हैं, जिसके आयोजन के खर्चे नहीं आते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज खुद आयोजित करता है, और वहां पर अभी तो बड़े अधिकृत तरीके से करते हैं, क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून महाराष्ट्र में बना है।
तो जादू टोना विरोधी कानून और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस विषय को लेकर हमारे स्कूल में कॉलेज में जाने का प्रयास करते हैं। तो आप जो लोग ये सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाइए। शुरुआत में स्कूल कॉलेजेस के व्याख्यान में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जाइए, समय निकालकर सीखिए भी और वहां बोलने का अवसर भी प्राप्त कीजिए। क्योंकि मेरी हिदायत होती है कि जो भी अच्छा वक्ता है उसने हमेशा कम से कम एक सबऑर्डिनेट वक्ता को बोलने का अवसर देना चाहिए। ये हमारे सभी ट्रेनिंग शिविरों में हम कहते हैं, उस ढंग की व्यवस्था करने को कहते हैं। तो उसमें आप शरीक होएंगे और इस ढंग से इस काम से जुड़ जाएंगे तो आपको काफ़ी अवसर मिलेंगे भाषण देने के। पहले सबऑर्डिनेट वक्ता कर कर जब आप अच्छे बोलने लग जाएंगे, आपको इस विषय की अच्छी जानकारी होगी, तो आप अच्छा वक्ता कर कर भी बोलना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं, ये हमारा संगठन जो है बड़ा विचित्र है। यहां एक बार आकर घुसने के बाद छोड़कर जाना बड़ा असंभव सा हो जाता है। ये विचार ही इतना ताकतवर है कि आपको जकड़ लेता है। आप अगर मेरे संगठन में ये सोच कर आ रहे हो कि मैं केवल वक्तृत्व सीखूंगा और बाद में बाहर निकल जाऊंगा, तो शायद ही आपके लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि इस प्रोसेस में आप विचारों के साथ में इतने जुड़ जाते हैं कि आपके व्यक्तित्व का वो हिस्सा बन जाता है। तो ये भी बात के लिए मैं आपको अवेयर करूंगा। फिर आप ना कहे कि भाई हम तो केवल वक्तृत्व सीखने के लिए आए थे और फिर ये संगठन के काम में जुड़ गए। तो ये काम की तो ये खासियत है। लेकिन आपको डेफिनेटली अवसर मिलेगा, क्योंकि लगातार ये व्याख्यान चलते रहते हैं। उल्टा स्थिति ऐसी है कि मेरे सभी कार्यकर्ता अपना जो भी कमाई करने का साधन है उसके बाद ये काम करते हैं। नौकरी है तो नौकरी के बाद ये काम करते हैं, व्यवसाय है तो व्यवसाय में से समय निकाल कर काम करते हैं। कोई भी फुल टाइमर मैंने बनने नहीं दिया मेरे अलावा आज तक। तो इसलिए आर्थिक जिम्मेदारी के साथ में ये काम करना है, इसलिए बहुत मर्यादाएं होती हैं। तो जो भी नए लोग जुड़ते हैं उनका बहुत ही आनंद से स्वागत होता है यहां पर। केवल वो प्रामाणिकता से काम करने वाले चाहिए, ईमानदारी से इस मोमेंट में शरीक होने वाले चाहिए, इतनी हमारी अपेक्षा होती है। तो आप जुड़ जाइए, डेफिनेटली आपको भाषण देने के काफी अवसर मिलेंगे। कभी कभी भाषण देते वक्त एकदम से जब हम ब्लैंक वगैरह हो जाते हैं या हेजिटेशन होता है, तो उस पर ऑन द स्पॉट हम क्या कर सकते हैं, क्या उपाय हो सकता है? कौशिक व्यास, इनका सवाल ऐसा है कि अगर कभी भाषण देते वक्त हम कभी ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ भी आगे क्या बोलना है, क्या बोल रहे थे, कुछ भी याद नहीं आता है, ऐसे समय में क्या करें? ये ब्लैंक होने का जो अनुभव है हर एक को आता है, कभी ना कभी आता है। बहुत सीजन्ड वक्ता है उनको भी आता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन समझो ऐसा हुआ तो इतने सालों की जिन लोगों को ट्रेनिंग होती है, इतने सालों से जो भाषण दे रहे हैं, वो कोई भी बात से शुरुआत कर सकते हैं। यानी समझो आप ब्लैंक हो गए, आपको कुछ ही याद नहीं आ रहा है, तो आप कोई भी बात से शुरू कर सकते हो। आपके सामने जो दिखा उससे भी शुरुआत कर सकते हो। यानी सामने कोई बहुत अच्छा बैनर लगा है, उसके तरफ आपका ध्यान गया, आयोजकों ने अच्छा बैनर लगाया है, या फिर हॉल की व्यवस्था बहुत अच्छी की है, या फिर हॉल सुंदर है, और आप ब्लैंक हो गए और हॉल की तरफ आपका ध्यान गया। हाँ, मैं ये सब बातें आपसे बोलते बोलते एक बात कहना भूल ही गया। आयोजक लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर हॉल में यह व्याख्यान आयोजित किया और मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। शुरुआत कर दीजिए। ये 2-4 तारीफ के वाक्य आप जब बोल रहे हो तब तक आपको याद आ जाता है कि मैं क्या बोल रहा था और मुझे क्या आगे बोलना चाहिए। कुछ भी शुरुआत कर सकते हो। कुछ भी नहीं जम रहा है तो कम से कम इतना तो कर सकते हो।
जनरली जब आपका व्याख्यान आयोजित किया जाता है तो आपके टेबल पर ग्लास रखा रहता है या फिर बॉटल रखी रहती है। अभी आप ब्लैंक हो गए हो। कम से कम आपको तो इतना याद है कि मैं गए आधे घंटे से बोल रहा हूं या 1 घंटे से बोल रहा हूं। आपको अभी कुछ ब्लैंक हो गए, कुछ नहीं याद आ रहा, लेकिन समय तो थोड़ा सा ध्यान में है। तो मैं इतने समय से आपके सामने बोल रहा हूं। हालांकि ये उचित नहीं होता है कि वक्ता बीच में बोल रहा है और बीच में पानी पी रहा है, लेकिन क्या करे, गला तो सूखता है। आपका भी अनुभव होगा कि जब आप बोलते हो लगातार तो आपका गला सूखता है। तो गला सूखने के बाद में पानी तो पीना चाहिए। इसलिए आप मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा पानी पीता हूं। अब बॉटल में पानी है। आप फिर आपको याद नहीं आ रहा आगे क्या बोलना है, आप उसमें भी समय ले सकते हो। नहीं है, आजकल हम बॉटल रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, सुविधाजनक है, लेकिन बॉटल से पानी पीना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ग्लास से पानी पीना चाहिए। ग्लास से पानी पीने के फायदे हैं। आप सिप सिप लेकर पानी पीते हैं। अब मैं इतना बोला हूं तो एकदम से पानी पिया तो वो भी ठीक नहीं होगा शरीर के लिए। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि ग्लास अगर आप ला सकते हो तो कृपया मुझे ग्लास दीजिए। अब वो फिर आयोजक दौड़ धूप करेंगे, ग्लास लाने की कोशिश करेंगे। इस सब चक्कर में आपको याद आ जाएगा कि मुझे आगे क्या बोलना है। और आपके पास तो अगर पॉइंट्स हो गए तो पॉइंट्स की तरफ ध्यान जाते ही आपको आगे की चीजें याद आ जाएगी। तो ये समय को निभाना जिसको हम कहते हैं, उसको अलग अलग ढंग से निभाया जा सकता है। और पहले आधे पौन घंटे में अगर आपके भाषण की पकड़ अच्छी आ गई है तो फिर कोई दिक्कत नहीं बचती है। इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके सामने हमेशा आपके भाषण के पॉइंट्स होने चाहिए। जैसे ही आपके पॉइंट्स के कागज की तरफ ध्यान जाता है, आपको तुरंत याद आता है कि मैं यहां तक आया था, आगे का यहां से मुझे चलना है। और फिर अभी आप कह सकते हो आपको याद आ गया, अपने पॉइंट्स तब तक देख लिए, आगे का कौन सा पॉइंट लेना है आपके दिमाग में आ गया है। तो फिर आप कह सकते हो कि नहीं, अभी दौड़ धूप मत कीजिए, आराम से, अगर आपको ग्लास नहीं मिल रहा है तो ठीक है, मैं ऐसे ही निभा लेता हूं, एक सिप पानी पीजिए और शुरू कर दीजिए। कई अलग अलग ढंग के टेक्निक्स होते हैं। अब मेरा क्या होता है कि कभी कभी अगर कोई बीच में हिलना शुरू करे, उठना शुरू करे, तो ऐसी ब्लैंक की अवस्था आ जाती है। कैसे लोग यार, गुस्सा आ जाता है मन ही मन में कि कैसे लोग हैं, ये सभा शास्त्र का इतना भी नियम अमल में नहीं लाते हैं। और दिमाग में अलग विचार आने के कारण फिर जो लिंक होती है वो टूट जाती है। तो एक क्षण उस व्यक्ति के साथ में थोड़ा वार्तालाप कर लिया, थोड़ा सा आपका ध्यान अपने पॉइंट्स की तरफ गया कि आपको पता चलता है कि मैं कहां तक आया था, आगे मुझे कहां जाना है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स आप उपयोग में ला सकते हो। सबसे पहले हम ब्लैंक हो गए तो भी डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। कोई तो भी बहुत बड़ी गलती हो गई, बड़ा गुनाह हो गया, ऐसा मानना नहीं है। कंसंट्रेशन से आप बोलते बोलते कभी कभी ब्लैंक होना ये स्वाभाविक है। कुछ बातें याद ना आना, रोजमर्रा की बातें भी याद ना आना स्वाभाविक है। रोज जिस साइंटिस्ट का आप नाम लेते हो वो भी याद ना आना स्वाभाविक है। उसको ज्यादा महत्व मत दीजिए, उस बात को आगे चले चले जाइए। और फिर थोड़ी देर बाद आपको उस साइंटिस्ट का नाम याद आ जाता है, उस व्यक्ति का नाम याद आ जाता है, फिर तब उस नाम का उपयोग कर लीजिए। तो ये ब्लैंक होना एक स्वाभाविक है। कुछ लोग बहुत ज्यादा ब्लैंक होते हैं, बार बार ब्लैंक होते हैं, तो एक बार थोड़ा सा न्यूरो फिजिशियन की मदद लेनी चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम है क्या मेरे ब्रेन में, जांच लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है तो ये तो नॉर्मल चीज है। आगे आदिवासी लोग पेड़ को काटने के बजाय उसे कोसने लगते हैं और फिर वो पेड़ अपने आप कुछ दिनों में मर जाता है, ऐसा हमने कहीं सुना था। तो क्या ये सच में होता है? पेड़ ऐसे सोल्यूशन लेते हैं क्या ज्योत्सना पेड़ से? और उसी में जुड़ा सवाल है कि जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि पेड़ पौधों में भावनाएं होती हैं, तो क्या ये सच है क्या? विशाल दो के अलग अलग भी बना सकते दोनों। ज्योत्सना बेड से इनका सवाल है कि कुछ आदिवासी लोग
उनमें ऐसी मान्यता है कि पेड़ के पास जो पेट उनको काटना है या फिर पेड़ को मारना है, तो उस पेड़ के पास जाते हैं और उसको बहुत गालियां देते हैं, कोसते हैं, तो पेड़ मर जाता है। तो क्या यह संभव है? अपने समाज में अलग अलग ढंग की बहुत अलग अलग धारणाएं हैं। आदिम जमाती में भी काफी प्रकार के अंधविश्वास है। आदिम जमाती के जो अंधविश्वास है उसमें ये अंधविश्वास कायम रखे ऐसी यंत्रणा, जैसे हमारे समाज में मांत्रिक तांत्रिक है उस ढंग की उनमें बैगा भगत की यंत्रणा होती है, और ये अंधविश्वास कायम रखने की परंपरा शुरू रखते हैं। डॉक्टर रानी बंग, डॉक्टर अभय बंग और डॉक्टर रानी बंग, ये दोनों गढ़चिरौली में काम करते हैं, आप सबको मालूम है। आदिवासियों में काम करते हैं। डॉक्टर रानी बंग ने एक सुंदर किताब, आदिवासी स्त्रियों के द्वारा उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, खास कर वनस्पतियों का, औषधियों का, उसके बारे में लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है, किताब का नाम अभी मुझे याद नहीं, बाद में मैं कभी सप्लाई करूंगा आपको। उसमें उन्होंने लिखा है कि स्त्रियों को यहां तक जानकारी रहती है कि उनको अगर कोई पति पसंद नहीं आया तो उसको कैसे मारा जाए, खाने में दवाई देकर। उन वनस्पतियों का भी ज्ञान होता है। और धीरे धीरे जो पति बहुत तकलीफ दे रहा है, जो पति नहीं चाहिए जीवन में, उसके खाने में वो जो भी औषधि है, जड़ी बूटी है या फिर जो भी है, वो धीरे धीरे मिलाते हैं और कई दिनों बाद वो मर जाता है। और अचरज इस बात की है कि आज तक पुरुषों को इस बात का पता नहीं है। अब रानी बंग को यह जानकारी क्यों मिल पाई? क्योंकि उनकी जो मित्रता काम के कारण उन स्त्रियों के साथ बनी, धीरे धीरे एक विश्वास निर्माण हुआ, उसमें से यह बात उनको पता चली। अब कल्पना कीजिए कि स्त्रियों की संख्या तो आधी होती है, और वैसे देखा जाए तो आदिम जमाती की स्त्रियां बहुत सशक्त होती है, ताकतवर होती है, उनका समाज में स्थान पुरुषों से कम नहीं होता है। कम से कम जैसे हमारे नागरी समाज में एकदम से स्त्रियों का स्थान कम होता है, वैसा तो आदिम जमाती में नहीं होता है। कई आदिम जमातियों में तो स्त्रियों का स्थान ज्यादा ऊंचा होता है, महत्व का होता है। यह होने के बावजूद केवल ये स्त्रियों को मालूम है, पुरुषों को मालूम नहीं। तो कल्पना कीजिए ये गुप्तता कितनी रखी जाती होगी। वैसे ही वहां के जो मांत्रिक होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जिनको बैगा कहा जाता है, आम भाषा में, मराठी भाषा में उसको भगत कहा जाता है, उनको यह जानकारी होती है कि कौन से विष के द्वारा या फिर कौन से दवाई के द्वारा झाड़ को मारा जाना संभव है। तो यह अंधविश्वास बढ़ाने के लिए वो पूरे गांव के लोगों को गालियां देने को लगाते हैं। लोग गालियां देते हैं, और शायद वो जो बैगा होता है, मांत्रिक होता है, वो वहां जहर डाल देता है, पेड़ को मारने के लिए आवश्यक है, और उसके बाद में पेड़ सूख जाता है और मर जाता है कुछ दिनों बाद। और ये गालियों के कारण और कोसने के कारण ऐसा हुआ, ऐसा माना जाता है। जहां तक मेरी आदिम संस्कृति की जानकारी है, उसके आधार पर मैं इतना ही कह सकता हूं। और दूसरी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप रात दिन पेड़ को गाली देते बैठे तो भी पेड़ का कोई भी नुकसान होने की गुंजाइश नहीं। चाहे उतना कोसे, चाहे उतने शाप दे, तो भी पेड़ पर कोई परिणाम होने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि पेड़ भाषा सुन नहीं सकता है, भाषा समझ नहीं सकता है, इसलिए उस पर कोई परिणाम होने की गुंजाइश नहीं है। पेड़ में जीवन है, लेकिन भाषा का समझना, सुनना और उसको अमल में लाना,
ये प्रक्रिया पेड़ में नहीं होती है। इसलिए कोसने से और गाली देने से कोई पेड़ मरने की संभावना नहीं है। लेकिन ऐसे काफी विष है कि जो पेड़ के जड़ में अगर डाले गए तो पेड़ सूखता है और मरता है। ये विषों के नाम कोई भी वनस्पति शास्त्री जो होता है, बॉटनी का अभ्यास करने वाला जो होता है, उसको पता होता है। उसके नाम कई बार मेरे सामने आए, मैंने कभी याद नहीं रखे, क्योंकि ये जाहिर तरीके से बोले और लोग पेड़ को मारना शुरू करें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये इजीली आपको प्राप्त हो सकते हैं, इंटरनेट पर भी प्राप्त हो सकते हैं। क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, पुढचा प्रश्न राहिला ना। अच्छा, ओके। जगदीश चंद्र बोस ने कहा था कि वनस्पति पेड़ पौधों को भी भावनाएं होती है, क्या ये सही है? विशाल विशाल धोटे इन्होंने सवाल पूछा कि जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा है कि पेड़ पौधों को भी भावनाएं होती है, कि यह बात सही है? जगदीश चंद्र जी ने पेड़ पौधों को भावनाएं होती है ऐसा कहा है, ये वाक्य का प्रयोग कर कर काफी लोग अलग अलग दावा करते हैं। यानी जैसे संगीत को सुनाने के कारण पेड़ में बहुत अच्छी पैदाइश होती है, पेड़ बढ़ते हैं, वो फिर ज़्यादा सशक्त बनते हैं, उपज बढ़ती है। संगीत थेरेपी के जरिए पेड़ पर यह परिणाम होता है, ऐसे कई दावा करने वाले लोग हैं। एक बाबा की इस बहाने मुझे याद आई, इसलिए मैं नाम लेकर बोलूंगा। हमारे वर्धा का जो स्वामी विद्यानंद है, बुआबा जी, इस विषय पर मैंने जिसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दिया है, अगर वो आप सीरीज सुने तो। ये मेरे जीवन का ऐसा पहला बाबा कि जिसमें मैंने स्त्री पुरुष संबंध आंखों से देखे। ये बाबा जब वर्धा से उसको बाहर निकाला गया, तब एक खापरी में एक ऐसी इंस्टीट्यूट थी, संस्था थी, वहां वो रहता था, जो हम सर्वोदयी लोगों की थी। वे लोग बाबा के बहुत चंगुल में थे, नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि वो व्यक्तियों को बदनाम नहीं करना चाहता हूं मैं। उस इंस्टीट्यूट के साथ में खेती जुड़ी हुई थी। वहां पर एक बाबा, ये बाबा ने, स्वामी विद्यानंद जिनका नाम था, जिनका मूल नाम आगे चलकर पुलिस केस में जो सिद्ध हुआ कि ये नाम उसका है ही नहीं, उसका नाम तो चंद्रशेखर जोशी है, और ये MD-FRCS डॉक्टर नहीं है। इंग्लैंड में MD-FRCS डॉक्टर था, उसकी बहुत बड़ी प्रैक्टिस थी वगैरह, ऐसी सब बातें उसने फैलाई थी। ऐसा कुछ नहीं है। तो एक नॉन मैट्रिक लड़का है जो नेवी से भाग गया है, इसलिए नेवी उसको ढूंढ रही है। ये आगे चलकर सिद्ध हुआ, लेकिन अभी ये सिद्ध नहीं हुआ था। थोड़ा वर्धा में वातावरण बदल रहा था, इसलिए यहां आकर रुके थे। खापरी जो नागपुर के पास में है, और वहां पर पेड़ों पर प्रयोग कर रहे थे। और पेड़ों पर प्रयोग करने के बाद में संगीत सुना रहे थे, मंत्र सुना रहे थे, और मंत्र पूरी तरह से संगीत, मंत्रोच्चारण सिस्टमैटिक कर रहे थे। ये मंत्रोच्चारण सिस्टमैटिक करने के कारण पेड़ बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से उग रहे थे, उनकी उपज बढ़ गई थी। इस बात पर उस संस्था के प्रमुख का विश्वास था। उनकी एक बेटी थी, सुंदर बेटी थी, उसका भी विश्वास था। गांधीयन इंस्टीट्यूट थी, तो सब लोग इसको मानने शुरू हो गए थे। जिनको मैं बहुत मानता हूं, वो आचार्य दादा धर्माधिकारी जी को वहां बुलाया गया। अभी आचार्य दादा धर्माधिकारी बहुत विद्वान गृहस्थ, मैंने बार बार बोला है, फिर से मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। बहुत तार्किक पद्धति से अपनी बात रखने वाले गृहस्थ, लेकिन बहुत भोले, हर इंसान को अच्छा मानने वाले। उनको कोई इंसान बदमाश हो सकता है, ठग हो सकता है, ऐसा लगता ही नहीं था। तो वो गए उस इंस्टीट्यूट में।
उनको बताया गया कि ये बाबा जो मंत्र बोलता है, उस मंत्र के कारण ये पेड़ पौधे इतने अच्छे ढंग से उगे हैं, इतने अच्छे ढंग से बड़े हैं, उनकी उपज बढ़ गई है, उनके फल फूल बढ़ गए हैं। हमारे दादा धर्माधिकारी इतने विद्वान गृहस्थ कि जिनका भाषण सुनने के लिए नेहरू जी भी रुकते थे, जिन्होंने पूरे के पूरे गांधीयन और सर्वोदय विचार ऊंचाई तक पहुंचा दिया अपने ज्ञान के आधार पर, वो बहुत प्रभावित हुए। आचार्य दादा धर्माधिकारी ने एक सुंदर आर्टिकल लिखा कि ये मंत्र उच्चारण के कारण, मंत्र प्रयोग के कारण पेड़ पौधे कैसे फलते फूलते हैं, उनकी उपज बढ़ती है, उन पर ऐसे कैसे परिणाम होता है। ये आर्टिकल लिखा। ये आर्टिकल तरुण भारत को भेजा। अब तरुण भारत विदर्भ का नंबर 1 पेपर था उन दिनों में। उसमें एक भी आर्टिकल छप के आना बहुत प्रतिष्ठा का विषय था, लेकिन दादा धर्माधिकारी पूछे थे पूरे भारत को, भारत उनको जानता था, कम से कम गांधी कनेक्टेड लोग तो सभी जानते थे। तो तरुण भारत ने उनका आर्टिकल छापने के लिए भेज दिया। तब तक ये जो सब बातें थी, वहां के स्थानिक तरुण भारत के पत्रकार ने जो कुछ कंप्लेंट्स की थी, बाकी लोगों ने कंप्लेंट्स की थी, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो उसका पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ। पुलिस को पता चला कि ये MD-FRCS इंग्लैंड का वगैरह नहीं है, ये एक भगोड़ा है, नेवी से भागा हुआ, चंद्रशेखर जोशी इसका नाम है। पुलिस ने उसको अरेस्ट किया। अब उन दिनों में पेपर में जो भी लेख छापने के लिए जाते थे, वो कोई पहले दिन नहीं, यानी अभी छापने के लिए भेजा और कल छप के आया, ऐसा नहीं होता था। आर्टिकल्स कम से कम 1.5 दिन पहले, 2 दिन पहले छपने के लिए जाता था। तो ये जिसको अग्रलेख कहते हैं, एडिटोरियल है, उसके साथ में छपने वाला आर्टिकल था उसी पेज पर। तो नेचुरली वो 1.5 दिन पहले गया। जब शाम को न्यूज आई, तब दिभा घुमरे, तब तरुण भारत के सह संपादक थे, बाद में जाकर वो तरुण भारत के संपादक बने। तब मागो वैद्य संपादक थे, जो RSS के बौद्धिक प्रमुख रहे हैं। तो घुमरे जी ने ये न्यूज पढ़ी कि ये चंद्रशेखर जोशी विद्यानंद स्वामी यानी है, और इसको जेल में अभी पुलिस ने अरेस्ट की है। अब उनके सामने सवाल था कि दादा का आर्टिकल पूरा, यानी जिसको ये पहले जो छपा, यानी कोई भी आर्टिकल छपता था तो पहले क्या होता था, फॉन्ट्स होते थे, उनको इकट्ठा किया जाता था, उसको मराठी में खिड़े जुड़वणे ऐसा कहते हैं, और वो उस ढंग से तैयार होने के बाद में उसको प्रिंट किया जाता था, पूरा का पूरा आर्टिकल। एक एक जो अल्फाबेट होता है, उसका फॉन्ट होता है, वो साथ में ला कर पूरा वाक्य तैयार करना, फिर पूरा आर्टिकल तैयार करना, ये प्रोसेस रहती थी। वो पूरा तैयार हो चुका था, छपने के लिए जा रहा था। उन्होंने खुद सोचा अभी कैसे करें, यानी दादा का आर्टिकल पेज पर छपकर आ रहा है और दूसरी तरफ फ्रंट पेज पे न्यूज आ रही है कि उसको अरेस्ट हुआ, और इस आर्टिकल में उसकी मंत्र शक्ति की और उसके कारण होने वाले परिणामों की पूरी चर्चा की है। उसका नाम बहुत आदर से लिखा गया है, स्वामी विद्यानंद का। तो उन्होंने वो आर्टिकल निकाल दिया और दादा को फोन कर बता दिया कि दादा ऐसा ऐसा मैंने किया है, वो आर्टिकल निकाल दिया है। इसलिए दादा की इज्जत काफी बच गई। नहीं तो दादा जैसा विद्वान गृहस्थ यहां लिख रहा है, वे लिख रहे हैं कि भाई इस आदमी ने, इसने मंत्र, पेड़ अच्छे ढंग से बढ़ते पलते हैं, उनकी उपज बढ़ती है, ये ऑलरेडी सिद्ध किया, ऐसा आर्टिकल लिखा है। और दूसरी तरफ ये कितना बदमाश है, ठग है, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। ये दोनों एक ही दिन में सब पढ़ने वाले लोगों के सामने बात पहुंचती है। मैंने ये किस्सा विस्तार से आपको क्यों समझाया कि दादा धर्माधिकारी जैसा इतने ऊंचे दर्जे का विद्वान गृहस्थ को भी ये ठगा जाता है, इस ढंग से ठगा जा सकता है। उन दिनों में इन चीजों को बहुत ज्यादा साइंटिफिकली परखने की, जांचने की किसी को जरूरत महसूस नहीं होती थी। बोस ने यह सिद्ध किया कि पेड़ों में जीवन होता है, यह उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया।
लेकिन वो सुनते हैं, उनको वो सुनने को, सुनाई देने को प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसी कोई भी बात उन्होंने सिद्ध नहीं की। अब जो पेड़ सुन ही नहीं सकते हैं, जिनको भाषा ही नहीं समझती है, उनको भावनाएं कैसे समझेगी? भावनाएं समझने का जरिया तो भाषा है ना। बोलेगे स्पर्श से भी समझता है। हर पेड़ पर स्पर्श का परिणाम नहीं होता है। जो कुछ पेड़ है जो आपके स्पर्श को प्रतिक्रिया देते हैं, उन्हीं पर केवल परिणाम होता है। और उसके पीछे का भी साइंस हमें मालूम है, उसका भावनाओं से कोई संबंध नहीं है। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने ऐसा कभी कहा ही नहीं है, फिर भी ये वाक्य उनके मुंह में ठूसा जाता है। जगदीश चंद्र बोस ने जो सिद्ध किया उसके आधार पर चार बातें उनके साथ में जोड़ दी, और फिर मंत्र के आधार पर खेती की उपज बढ़ती है, संगीत के आधार पर बढ़ती है, ऐसी बातें कहने शुरू की है। हाँ, संगीत का परिणाम गायों पर होगा कि नहीं, भैंसों पर होगा कि नहीं, जानवरों पर होगा कि नहीं? अरे जानवर सुन सकते हैं, केवल सुनते नहीं हैं, तो आपकी भावनाओं को वो समझ सकते हैं। कुत्ता समझ सकता है, गाय समझ सकती है, भैंस समझ सकती है, वो पहचानती है अपने मालिक को, उसके आवाज को पहचानती है। ये सब चीजें तो हम जानते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पशुओं में भावनाएं होती है, वो इंसानों के भावनाओं को भी समझ सकते हैं और इंसानों के भावनाओं को प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिसाद देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन पेड़ों के बारे में ऐसा कहा नहीं जा सकता है, और जगदीश चंद्र बोस जी के नाम पर तो नहीं। ये केवल फैलाई गई बात है। ये फैलाई हुई बातों पर हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। क्या ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बुद्ध विहार वगैरह ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, जिससे साउंड पोल्यूशन ना हो? विजन न्यू इंडिया नाम के चैनल पर। विजन न्यू इंडिया, विजयन न्यू इंडिया, विजन विजन न्यू इंडिया नाम के चैनल का सवाल है कि ये जो मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मंदिर है, जो भी धार्मिक स्थल है, वहां पर जो लाउडस्पीकर लगाकर पोल्यूशन निर्माण करते हैं, क्या उस पर पाबंदी नहीं आनी चाहिए, जिसके कारण साउंड पोल्यूशन होता है और लोगों को तकलीफ होती है? आपका सवाल तो बिल्कुल सही है, जायज है। क्योंकि धार्मिक परंपरा के आधार पर, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन तो सर्वोपरि है। हां, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाने का हमको अधिकार है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में सर्वोपरि है। उसी के आधार पर देश चलता है, उसी के आधार पर भारत का इंसान चलना चाहिए। उसमें हमें उपासना स्वातंत्र्य दिया गया है, धार्मिक आचरण की स्वतंत्रता दी गई है। हम हमारे धार्मिक आचरण का पालन कर सकते हैं, हमारा अधिकार है। उपासना कर सकते हैं, वो हमारा अधिकार है। यह स्वतंत्रता हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। लेकिन इसका आधार लेकर कोई लाउडस्पीकर का समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारी धार्मिक परंपराओं के जमाने में जब से ये शुरू हुई, हजारों सालों तक चलते आई, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, तब तो लाउडस्पीकर थे नहीं। विदाउट लाउडस्पीकर काम चलता था। लाउडस्पीकर ये गए 200 सालों में इजाद की गई हुई नई चीज है, विज्ञान के अनुसंधान के आधार पर तैयार की गई चीज है। इसका तो परंपरा से संबंध है नहीं। और आज जब हमें पता चला कि यह साउंड पोल्यूशन के कारण लोगों को तकलीफ होती है, एकदम कभी भी
उनके लिए उपयुक्त समय। लेकिन आजकल के लोगों के जीवन में समय अलग ढंग से उनको एडजस्ट होना पड़ता है। रात की ड्यूटी होती है, दिन की ड्यूटी होती है। पहले जैसा नहीं रहा कि हर आदमी 8 9 10 बजे सो रहा है और सुबह 4 बजे 3 बजे उठ रहा है, या फिर 5 बजे उठ रहा है, 6 बजे उठ रहा है। इस ढंग का जीवन तो कोई आज के जमाने में हर व्यक्ति नहीं जी सकता है। उसको अपने काम के अनुसार अपना समय एडजस्ट करना पड़ता है। और फिर सुबह एकदम से मस्जिद में से भोंगा बज रहा है, आवाज आ रहा है, गुरुद्वारा से आवाज आ रहा है, आरती की ढन 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 आवाज आ रही है। कॉम्पिटिशन तो साउंड प्रूफ किया नहीं जा सकता है, और रास्ते पर तो सुनना ही पड़ता है। बंबई के लोकल में पहले तो मैं रेगुलर प्रवास करता था। चढ़ते वक्त मंडली बैठी नहीं ना, अरे इतने जोर से पूरा वो जो इसकी दीवार होती है लोकल की वो भी बजाना, और टाल भी, टाल जिसको मराठी में कहते हैं, वो जोर जोर से बजाना, पूरे कान फट जाते थे। बोलना संभव नहीं है, धार्मिक चीज है। ये जो कंपटीशन शुरू हुई, क्योंकि मस्जिद के भोंगे शुरू हुए तो हम भजन भी करेंगे, फिर हम गणपति में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाएंगे, ये लगाएंगे वो लगाएंगे, चाहे आपके कान फट जाए, आप बहरे बन जाए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इंसान से कोई लेना देना नहीं। ये जो एटीट्यूड बना वो बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। ये अधार्मिक एटीट्यूड है। धर्म तो इंसान के लिए बने हैं, इंसानियत के लिए बने हैं, इंसान के बेहतरी के लिए बने हैं। और ये धार्मिक किसी आचरण के कारण अगर इंसान का नुकसान होता होगा, वो बहरा होता होगा, और केवल आवाज के पोल्यूशन के कारण केवल इंसान बहरा होता है ऐसा नहीं, उस पर साइकोलॉजिकल बहुत परिणाम होते हैं, उसके ब्रेन पर परिणाम होते हैं, उसके साइकोलॉजी पर परिणाम होते हैं, उसके सेहत पर परिणाम होते हैं। तो ये तो अधार्मिक बात हुई, धार्मिक तो बात हुई नहीं। चाहे आपका गणेशोत्सव के समय का ड्रमिंग हो, बड़े बड़े लाउड स्पीकर हो, चाहे अजान के समय का लाउड स्पीकर हो, इन बातों को रोकना चाहिए। ये आज की आवश्यकता है। पहले शायद इतनी दिक्कत नहीं थी साउंड पोल्यूशन की, तब की बात लगे। लेकिन ये कदम उठाए कौन? कौन उठाए? कोई पॉलिटिकल पार्टी तो हिम्मत करने वाली नहीं है। एक ही आशा है, यानी सत्ता में कोई भी आए तो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी ये निर्णय लेने की हिम्मत करने वाला नहीं है कि लाउड स्पीकर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में उपयोग में नहीं लाया जाएगा। डेली तो नहीं, आरती के लिए डेली इसका उपयोग नहीं होगा, अजान के लिए डेली इसका उपयोग नहीं होगा, गुरुद्वारा में इसका डेली उपयोग नहीं होगा। यह तो निर्णय लेना संभव ही नहीं। और जब खास प्रोग्राम होते जैसे गणपति उत्सव होगा तब भी नहीं होगा, ये तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट है। फिर वहां कंपटीशन, अजान बंद करके बताओ पहले, ये होने वाला। बस यहां कुछ कर सकते हैं तो केवल कोर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट ने करने के बाद भी उसको अमल में कैसे लाए? कई निर्णय कोर्ट ने दिए हैं जो अमल में नहीं आते। गणपति उत्सव के समय में मर्यादा दी है डेसिबल्स की, वो अमल में नहीं आती है। बड़ी सभाओं के लिए भी मर्यादा लगाई है कि आपकी आवाज इससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, वहां भी ये नहीं अमल में आती है। कोर्ट के आदेश अमल में लाने वाली जो यंत्रणा है वो तो सभी पॉलिटिकली दबी हुई यंत्रणा है। अरे भाई, केरल के मंदिर में स्त्रियों को प्रवेश देने के बारे में का जो निर्णय दिया है सरकार ने, यानी कोर्ट ने, सॉरी, वहां की सरकार वो लागू करना चाहती है, इसके बावजूद वो लागू नहीं कर सकती है। इतना धार्मिक दबाव और धार्मिक उन्माद हमारे देश में है, और उसके परिणाम पूरे देश को भुगतने पड़ रहे हैं, और आगे तो भयानक भुगतने पड़ने वाले हैं।
इसलिए हमने अभी संभलना चाहिए, अलग ढंग से सोचना चाहिए। और जो लोग ऐसे धार्मिक उन्माद निर्माण करने में हिस्सा लेते हैं, उनसे टाटा करना, उनको गुड बाय करना हमने सीखना चाहिए। नहीं तो पहले ही हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स है, सब शहरी लोगों के, ग्रामीण लोगों के अलग प्रॉब्लम्स है। वहां खेती करने वाले लोगों की आत्महत्याएं हैं। ये समस्याएं तो बढ़ती ही जाने वाली है। समस्या जो इजीली रोकी जा सकती है, लेकिन रोकने की हमें हिम्मत नहीं है। आपका सवाल जायज है, लीगल भी है और ह्यूमैनिटी की दृष्टि से आवश्यक भी है। उसका उत्तर यही हो सकता है कि ये सभी लाउडस्पीकर पर पाबंदी आनी चाहिए। सभाओं के भी लाउडस्पीकर पर 1 डेसिमल से ज्यादा जो मर्यादा आग दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके ऊपर नहीं जाने चाहिए, डाउट नहीं है। लेकिन यह होना हमारे देश में, धार्मिक उन्माद को पॉलिटिक्स में बदलने वाले देश में, बड़ा डिफिकल्ट। क्या तांत्रिक लोग किसी को बीमार कर सकते हैं? वाणी से सवाल ऐसा है कि जो तांत्रिक होते हैं, मांत्रिक होते हैं, क्या किसी व्यक्ति को वो बीमार कर सकते हैं या मार सकते हैं? देखिए, बीमार करने के और मारने के अलग अलग तरीके हैं। वैसे देखा जाए तो आपके सवाल का जवाब यह है कि इस दुनिया का कोई भी मांत्रिक, कोई भी तांत्रिक किसी भी व्यक्ति को मार भी नहीं सकता है और बीमार भी कर नहीं सकता है। यह इसका साइंटिफिक जवाब है। लेकिन बाकी पॉसिबिलिटीज क्या है? ये मांत्रिक तांत्रिक लोग मंत्र तंत्र के नाम पर कुछ विष, शरीर की हानि करने वाली चीजें खाने के लिए देते हैं। खाने के लिए डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं प्रसाद के जरिए, या फिर किसी के जरिए आपके खाने में आएगा, इस ढंग की व्यवस्था करते हैं। तो विष के जरिए तो आपका शरीर का नुकसान किया जा सकता है, आपको मारा भी जा सकता है, बीमार भी किया जा सकता है, यह संभव है। लेकिन केवल मंत्र के आधार पर कोई मांत्रिक या तांत्रिक आपको मार दे या फिर आपको बीमार गिराए, यह संभव नहीं है, प्रोवाइडेड सामने का व्यक्ति उनका कोई सजेशन ना ले। जैसा मेरे जैसा व्यक्ति है, मेरे संगठन में का व्यक्ति है, कोई सीजन्ड कार्यकर्ता है, तो उसके सामने मांत्रिक ने कितने भी मंत्र डाले, तांत्रिक ने कुछ भी किया और उसने दी हुई कोई चीज खाई नहीं और शरीर को स्पर्श करने नहीं दिया, क्योंकि कुछ विष ऐसे होते हैं जो त्वचा के जरिए भी आपके शरीर में छोड़े जा सकते हैं, तो तांत्रिक मांत्रिक हम में से किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि तंत्र मंत्र में ऐसी कोई शक्ति नहीं होती है, ऐसी कोई क्षमता नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति तंत्र मंत्र को बहुत डरता है, जिसका अंधविश्वास है, बचपन से उस पर इसी ढंग के संस्कार हुए हैं और आज भी उसकी मान्यता है कि कोई तंत्र मंत्र से मुझे मार देगा, और सामने उस व्यक्ति ने अगर सही में तंत्र मंत्र का प्रयोग किया, जो कि नाटक है, तो यह व्यक्ति डर जाएगा और सामने के तांत्रिक ने कहा कि तू बीमार गिरेगा या फिर तू मर जाएगा, तो ये डर के मारे जो सजेशन स्वीकारेगा, उसके कारण सही में बीमार गिर सकता है। और कभी कभी रात दिन अगर उसके दिमाग में यही चला कि मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, उस तांत्रिक ने प्रयोग किया है, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, तो सही में वो मर भी पाएगा। तो ये तांत्रिक के मंत्र शक्ति के कारण नहीं मरता है या फिर बीमार नहीं पड़ता है। ये बीमार क्यों पड़ता है? क्योंकि डर के अवस्था में, डरी अवस्था में वो सजेशन स्वीकारता है
और ये नेगेटिव सजेशन का उसके मन पर परिणाम होता है। ये उसी के मन का सामर्थ्य है। वो अगर तय करे कि ये मांत्रिक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, मेरा कुछ मंत्र से बिगड़ने वाला नहीं है, तो इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं उसके लिए एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, इंटरेस्टिंग उदाहरण है। उमरखेड़, यवतमाल जिले का एक गांव, तहसील प्लेस। उस गांव में उस कॉलेज के एक कार्यक्रम के लिए मैं गया था। उनका बहुत बड़ा फंक्शन था। अब यवतमाल से काफी दूर है, मैं नागपुर में रहता था। और उस फंक्शन के बाद में वहां के अंधविश्वास इस विषय पर ही मैंने भाषण, काफी प्राध्यापक और लड़के जुड़ गए कॉलेज के, और उन्होंने सबने रिक्वेस्ट की कि गांव में ऐसे ऐसे मांत्रिक हैं, उनको हम एक्सपोज करेंगे। और हमने एक दिन में 3 मांत्रिकों को वहां पर एक्सपोज किया। तो एक पहले बहुत बड़ी तांत्रिक औरत थी जिसका काफी नाम था, बहुत लोग उसको डरते थे। उसके तरफ हम गए। मेरे साथ में करीबन 10-15 प्राध्यापक थे, बहुत बड़ा कॉलेज है, और 50-60 के ऊपर 100 तक के विद्यार्थी। उसका छोटा सा ऐसा घर, उसमें हम गए और मैंने उसका इंटरव्यू लेना शुरू किया। पत्रकार तो था ही, लोकमत से जुड़ा हुआ था। हर हफ्ते में 2 आर्टिकल, एक अंधविश्वास पर और एक यूथ कॉलम चलता था। तो मैंने उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। एकदम से ऐसी मोटी सी औरत, धट्टी कट्टी, और इतने सालों से ये धंधा कर रही है, ऐसे उच्चासन पे बैठी, आसपास सब मंत्र तंत्र के साधन थे। जैसे मैं इंटरव्यू लेने लग गया, उसके ध्यान में आया कि ये आदमी तो मुझे आड़ा कर रहा है। उतनी होशियार तो थी वो। और बात करते करते अचानक से उसके शरीर में आना शुरू हो गया, उसने घूमने शुरू कर दिया। मैंने बोला चलो इसका अभी देवी का नाटक शुरू हुआ। और बाकी सब लोगों को क्या डरने शुरू कर दिया उन्होंने। बाकी लोगों को थोड़ा सा डर महसूस होने लग गया था कि एकदम से बात करते करते उसके शरीर में आना शुरू हुआ। तब तक तो मैं एकदम रिलैक्स था, क्योंकि मेरे लिए हमेशा की बात थी। लेकिन अचानक वो ऐसी बैठी थी, घूम रही थी, और उसने हाथ में ऐसा गुलाल लिया, नींबू थे काटे हुए वो हाथ में लिए। वो जिस ढंग से बैठी थी तो उसने हाथ में क्या लिया ये मेरे ध्यान में नहीं आया था। और अचानक से एकदम से खड़ी हो गई, जोर जोर से नाचते ना, तुले दावते ऐसा करके उसने सब वो नींबू निचोड़ कर मेरे शरीर पर फेंकना शुरू कर दिया। नींबू, गुलाल जो भी था सब शरीर पर धड़ा कर गिर रहा है। जितने भी मेरे आसपास प्राध्यापक बैठे थे सब भागकर खड़े हो गए, सब विद्यार्थी भाग गए, मैं अकेला वहां था। 5 मिनट तक वो नाच रही थी, उसका तांडव शुरू था। नाच नाच कर उठा कर क्या क्या मेरे पर फेंक रही थी। आता तुला दावते, मैं तेरे को बताती हूं। और कुछ तो भी बड़बड़ा रहे थे, उसका मतलब था तू मरेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो भी था। क्या बड़बड़ा रहा थी ये भी समझ में नहीं आ रहा था। 5 मिनट उसने हुड़दंग मचाया, पूरी जमीन ऐसी हिल रही है। पहले ही वो बहुत लट्टी कट्टी थी, नाच रही है जोर जोर से, तांडव नृत्य कर रही है। 5 मिनट होने के बाद में बैठ गए। अब जो भागे थे वो एकदम से दूर भाग नहीं गए थे, वो इधर उधर खड़े थे। जैसे ही वो बैठी वो नजदीक आने लग गए। कुछ प्राध्यापक परमानेंट भागे, लेकिन बाकी के बच गए थे, वो आ गए। विद्यार्थी भी आ गए, विद्यार्थी ज्यादा नहीं भागे दूर। और फिर उसने बैठी वैसे, मैंने बोला शांति से बोला एकदम से, हो गया? वो बोले हाँ हो गया। बोला बस? बोले हाँ बस, मुझे इतना ही आता है, बस आज से यह धंधा बंद। और उसने तुरंत मान्य कर दिया कि बंद।
आज से तो कोई तंत्र मंत्र का साधन नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, लोगों को ठगेगी नहीं। हाँ बोले, नहीं करूंगी, तुम्हारे सामने तो मेरा कुछ चलता नहीं है। ये जो उसका 5 मिनट तांडव चल रहा था, ये बात है 84-85 की। अभी अभी मैंने संगठन शुरू कर 2-3 साल हो गए थे। मैं बचपन में बहुत अंधविश्वासी था, बहुत सजेस्टिबल था। मैं शांत बैठा था, उसका तमाशा देख रहा था, लेकिन मन ही मन कह रहा था, श्यामराव आपको सजेशन नहीं स्वीकारना है, आपको डरकर सजेशन नहीं स्वीकारना है। ये सजेशन मैं अपने आप को दे रहा था, क्योंकि उसको नहीं डर रहा था मैं, मेरे पूर्व मन को मैं डर रहा था कि जब मैं अंधविश्वासी था बचपन से इतने सालों तक, 26-27 सालों तक मैं अंधविश्वासी था, वो अंधविश्वास कहीं मुझ पर हावी ना हो जाए, मेरा मन सजेशन ना स्वीकार ले। इसलिए मैं अपने आप को सजेशन 5 मिनट दे रहा था जब उसका तांडव चल रहा था वो। तो अब जब मेरे जैसा एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, उस पर भी पुराने संस्कारों के कारण सजेशन का परिणाम हो सकता है, ऐसी अवस्था है, तो मित्रों, जो लोगों को ये आत्मविश्वास ही नहीं है कि सामने का तांत्रिक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, मांत्रिक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता है, तो उन पर कितना असर होगा। तो ये साइकोलॉजिकल असर हो सकता है, या फिर उन्होंने जो खाने के लिए आपको विष दिया है उसका असर हो सकता है। लेकिन इस दुनिया के किसी भी तांत्रिक में, मांत्रिक में आपको मारने की या फिर बीमार करने की क्षमता नहीं होती है। ये केवल हमारे अंधविश्वास है। क्या बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना चाहिए? क्या उसके कुछ फायदे होते हैं? संतोष खड़े। संतोष खड़े इनका सवाल है। संतोष खड़े इनका सवाल है कि क्या बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाए, क्या उसके कुछ फायदे होते हैं? कोई भी ट्रेनिंग का तो आपको फायदा होता ही है। मार्शल आर्ट्स के बारे में जितना मैं जानता हूं, अब मैंने तो सीखी नहीं है, लेकिन जो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं उनके काफ़ी ट्रेनिंग्स चलते हैं, उन लोगों की कई बार मैंने मुलाकातें ली हैं, इंटरव्यूज़ किए हैं। उसके आधार पर जो कुछ जानकारी है, फिर हम इधर उधर पढ़ते हैं, इधर उधर सुनते हैं, या फिर सिनेमा देखते हैं, उसके आधार पर जो जानकारी है उसके बारे में मैं कहूँगा। मार्शल आर्ट्स ये प्रमुखता से अटैक करने के लिए नहीं होती है, डिफेंस के लिए होती है, ऐसी उसकी मान्यता है। तो सबसे पहला एक हिस्सा उसमें का अच्छा है कि इसका उपयोग हिंसा के लिए नहीं करना है, केवल अपने डिफेंस के लिए करना है। यह इसकी प्राथमिक मान्यता है, यह अच्छी मान्यता है। गांधी जी ने एक बार कहा था, अहिंसक वही इंसान बन सकता है जो बहुत निर्भय हो, डरपोक आदमी कभी अहिंसक नहीं बन सकता है। जो दूसरों को डरेगा वो कभी अहिंसक नहीं बन सकता है। अगर आप दूसरों पर कभी अटैक नहीं करने वाले हैं, तो आपको अंदर से आत्मविश्वास चाहिए कि मैं अपनी सुरक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर सकता हूं, मुझे किसी पर अटैक करने की आवश्यकता नहीं। कोई अटैक करेगा तब देखा जाएगा, और इसके लिए शायद ये मार्शल आर्ट्स बहुत उपयोग में आती है। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग की पूरी प्रोसेस साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज मोर अ साइकोलॉजिकल देन अ फिजिकल। ये ज्यादा मानसिक है शारीरिक से, और इसलिए आपको अंदर से निर्भय, सॉलिड, आत्मविश्वास पूर्ण बनाने के लिए उसका उपयोग होता है, प्रोवाइडेड दूसरे पर अटैक न करने की ये जो मान्यता है उसको प्राधान्य दे, तो क्योंकि आपको सिखाने वाले टीचर्स किस ढंग के उसके ऊपर डिपेंड होता है। मूल जो मान्यता है उसके साथ में मार्शल आर्ट्स बच्चों को सिखाना कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ में निर्भय बनना सिखाना चाहिए, और मार्शल आर्ट्स में वो सिखाया जाता है, इसलिए मैं उसका समर्थन भी कर रहा हूं। लेकिन हमारी जो आजकल काफ़ी बातें इस बारे में होती है कि स्त्रियों को, लड़कियों को मार्शल आर्ट सिखाने चाहिए, उसके कारण बलात्कार कम हो गए, बलात्कार बंद हो गए। ठीक है,
मार्शल आर्ट सीखने के कारण उस लड़की का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो इजीली बलात्कार को या फिर कोई पुरुष के अटैक को सकम नहीं होगी। यहां तक तो इसका समर्थन हो सकता है, लेकिन उस कारण उसके बलात्कार बचेंगे इसमें कोई मतलब नहीं। बलात्कार तभी बचेंगे जब लड़की डरना छोड़ देगी। हुआ तो हुआ बलात्कार, क्या हुआ? रास्ते में चलते चलते पैर टूटा तो क्या जिंदगी भर रोना रोते बैठते हैं? फिसल गए, गिर गए, कुछ जख्म हो गए, थोड़ा सा खून बहा तो क्या जिंदगी भर रोते बैठते हैं? संभलते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस ढंग की एटीट्यूड जब हर स्त्री लेना शुरू करेगी, हर हमारी बेटी लेना शुरू करेगी, और कि इजीली हम किसी भी एडवांसेस को पुरुष के सकम नहीं होंगे ये निर्णय लेगी, तब सही माने में वो मुक्त होगी और स्वतंत्र होगी। मार्शल आर्ट सीख रही हैं, लेकिन धारणाएं वही है कि बलात्कार यानी जिंदगी खत्म, स्त्री का चरित्र यानी माचिस की तिल्ली, एक बार जल गई, खत्म हो गई। इस ढंग के एटीट्यूड्स और इस ढंग की विचारधारा होगी तो फिर ये मार्शल आर्ट्स भी हमारे बहुत काम की नहीं आने वाली है। उसके साथ में करेक्ट धारणाएं और मार्शल आर्ट्स के कारण जो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग हमें मिलती है, उसका एक सुंदर उपयोग हो सकता है। इसलिए मार्शल आर्ट्स सीखना उपयुक्त हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, और बच्चों को सिखाने को मुझे लगता है कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। मित्रों, अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद धन्यवाद। श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।